नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन वापस से जो अपना टॉपिक चल रहा था इवोल्यूशन को आगे बढ़ा, तो ये पार्ट आज अपन सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन पार्ट बात करेंगे सेकंड। ये अपना जो हेडिंग है वो चल रहा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है ना। पहला पार्ट कल अपन डिस्कस कर चुके थे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड में बैठो या कोई भी आप इवोल्यूशन जहाँ भी आपके सिलेबस में आता है, बायोलॉजी या जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड, वहाँ सब में कॉमन टॉपिक हैं जो आते हैं ये। और एक चीज़ मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जो भी मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं, लगभग साल डेढ़ साल से हो गया जब से मैंने बुक्स वगैरह निकाली है, तब से आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो। तो जिनके ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं मिल पाती है किसी पिन कोड के ऊपर, तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि आप लोग बाई पोस्ट जो है वो मंगवा सकते हो। और हमेशा आप लोग साल डेढ़ साल से मंगवा भी रहे हो और मैं डायरेक्ट आपको भेज भी रहा हूँ। और जैसी बुक पोस्ट होती है तो मैं आपको जो इसका रिसिप्ट है उसकी फ़ोटो भी भेजता हूँ। और कई बार नहीं पहुँचती है, आप लोग पूछते हो, तो मैं आपको ईजी वे के अंदर आपको ट्रैक करके भी बताता हूँ कि बुक आपकी यहाँ पहुँच गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स जो हैं मतलब मैसेज करते हैं, भले उनको पता नहीं मुझे लेना है या नहीं लेना है, लेकिन वो इस टाइप की बहस करते हैं, सर अगर हमारे पैसे खा गए तो, हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिले तो, सर ऐसे क्या गारंटी है कि आप बुक भेजोगे। तो भाई इतनी बहस को इस पर फ्लिपकार्ट से मंगा लो ना। आप लोग आपके एड्रेस पे नहीं आ रहा है, दूसरे के किसी पिन कोड पे मंगा लो, आपके फ्रेंड के पिन कोड पे मंगा लो, वहाँ आ जाएगी, है ना। इतना टाइम नहीं है भाई, किसके पास टाइम है इतना कि मैं आप लोगों से बहस करने बैठूँ कि बुक आएगी, मैं पैसे खाऊंगा नहीं खाऊंगा। और जिनको मैं भेज रहा हूँ उनको तो ट्रस्ट है, लेकिन हो सकते हैं कोई नहीं लेना चाहता होगा या इस प्रकार की कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो प्लीज़ अगर जिसको लेना है तो ही मैसेज करें, अन्यथा ऐसे फालतू के मैसेज ना करें, ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आज का अपना हेडिंग जो है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है ना। इवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट है जो अपन क्लियर करेंगे आज। आरएनए हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में पहले तो अपन समझ लें तो भी बेटर है कि आरएनए हाइपोथेसिस क्या है। कल एक छोटा सा वीडियो मैंने स्कूल के अंदर भी बनाया था, उसमें बताया भी था कि जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, ओरिजिन हुआ था, नई प्रजातियों का आयोजन हुआ था, नई लाइफ का ओरिजिन हो रहा था उस टाइम में महासागरों के अंदर। तो उस टाइम में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ बना था वो एक आरएनए था। और आरएनए में कैटालाइटिक एक्टिविटी भी होती है, उसके कारण से क्या होता है, वो अपना एंजाइम के रूप में भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि भी आरएनए है वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल था। अनस्टेबल होने के कारण से वो उनमें वेरिएशन ज़्यादा उत्पन्न होते थे, म्यूटेशन ज़्यादा होते थे। इस कारण से जिस ऑर्गेनिज्म में वो होते थे उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ भी शॉर्ट होती थी और वो जल्दी से चेंज हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। इसलिए आरएनए है उनमें से एक म्यूटेशन हुए समय के साथ में, और आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ। जो यूरेसिल था उसके 5 कार्बन के ऊपर देखोगे आप तो क्या ऐड हुआ वहाँ पर, मिथाइल ग्रुप, जिसके कारण से यूरेसिल कन्वर्ट इनटू थाइमिन। और थाइमिन होते ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर बनेगा तो उसके अंदर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने और वो और स्टेबिलिटी प्रदान करता रहा। तो ये एक आरएनए की एक परिकल्पना है जो ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर ये माना जाता है, जैसे अपन देखेंगे 4 बिलियन ईयर अगो आरएनए जैसी संरचना रही होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि लाइफ ओरिजिन के समय प्रथम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए का निर्माण हुआ था। आरएनए में 2' OH ग्रुप फ्री होने के कारण से इनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है जो एक एंजाइम के रूप में कार्य करता था। इसलिए एंजाइम का रूप भी खुद ही कर लेता था। ये आरएनए एक अनस्टेबल आनुवांशिक पदार्थ था होने के कारण इसमें म्यूटेशन या वेरिएशन अधिक उत्पन्न होता था, जिससे इनकी लाइफ अधिक शॉर्ट होती थी, है ना, बहुत छोटी लाइफ थी। जिस वायरस में आरएनए पाए जाते थे उनकी लाइफ भी कम होती थी और म्यूटेशन और वेरिएशंस भी अधिक उत्पन्न होते थे, जो सभी उस जीव के लिए क्या थे, हानिकारक थे, हर चीज़ें ही। इसलिए धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ कि डीएनए जो है, आरएनए जो है वो कन्वर्ट हो गया अपने डीएनए में। इसलिए समय के साथ में आरएनए के यूरेसिल जो है उसमें नाइट्रोजन, यूरेसिल जो नाइट्रोजन बेस है में 5 कार्बन पर क्या आके जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये 5 नंबर कार्बन जो है यहाँ पे क्या आके जुड़ गया, मिथाइल जुड़ गया।
यहाँ पे ये जो क्या था, यूरेसिल था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, थायमिन के अंदर, यहाँ पे 5 नंबर पे कन्वर्ट जुड़ने के कारण से। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, तो यहाँ पे 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या के जुड़ गया, मेथाइल ग्रुप जुड़ गया, और जिसके कारण से यूरेसिल जो है वो कन्वर्ट हो गया थायमिन जैसी स्ट्रक्चर में। और थायमिन में जैसे कन्वर्ट हुआ तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था वो किस में हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, तथा आरएनए से एक स्टेबल डीएनए स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। डीएनए एक मोर स्टेबल कंपोनेंट है, जेनेटिक मटेरियल होने के कारण इसमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं, ठीक है, और वेरिएशंस भी बहुत कम उत्पन्न होते हैं, जो एवोल्यूशन के आवश्यक भी है। अगर समय के साथ में देखो, आप हो चाहे हम हो चाहे प्रकृति हो, समय के साथ में यदि आपने नहीं ढला, खुद को आपने नहीं ढाला, तो आप क्या करोगे, पीछे रह जाओगे। इसलिए यदि आपके लाइफ में कोई संघर्ष आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए, आप उसको अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो सीखिए, क्योंकि अपने को यदि आगे बढ़ना है तो आपको कदम के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आज अपन बात करते हैं, चैट जीपीटी आ रही है, तो आप उसको भी सीखना पड़ेगा। आपको एआई इफेक्ट आ रहा है, उसको भी सीखना पड़ेगा। तो समय अगर बदल रहा है तो आपको यदि प्रोग्रेस करनी है तो आप जहाँ हो वहीं नहीं रहना, अपने को थोड़ा थोड़ा अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी अपन कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आवा कि भाई इनमें धीरे धीरे म्यूटेशन होना भी जरूरी है। म्यूटेशन होगा तो वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे तो नए अच्छे गुण आएंगे और इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके अंदर म्यूटेशन और वेरिएशंस हो, इसीलिए अपन बन पाए आज। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के बाद जीवों की लाइफ भी बढ़ने लगी, क्योंकि डीएनए स्टेबल हो गया, बढ़ने लगी, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमेशा रह गया, ठीक है ना। प्रकृति किसको एक्सेप्ट करती है भाई? प्रकृति हमेशा उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करती है जिसमें उस एनवायरनमेंट के प्रति मोर अडेप्टेबल हो, वहाँ से अच्छे से वो रिसोर्स ले सके, अपने आप को फिट रख सके और अच्छे से वो वहाँ उस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। उसको क्या करती है, प्रकृति आगे भेजती है, ठीक है ना। सेम अपने ऊपर भी यही लागू होता है। यहाँ पे आप देखोगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना है वो मैंने थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और अब अपन देखेंगे, देखो आरएनए वर्ल्ड जो शब्द है, पहले ये देखो कि ये जो शब्द है वो किसने दिया था, गिलबर्ट ने। इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको वो याद रखने। आरएनए वर्ल्ड शब्द सबसे पहले गिलबर्ट ने 1986 में दिया था। ये आरएनए की कैटालाइटिक एक्टिविटी पर कार्य कर रहे थे। जो गिलबर्ट थे वो किस पे काम कर रहा था, आरएनए की एक्टिविटी के ऊपर, मतलब आरएनए स्प्लाइसिंग के ऊपर। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है, हेट्रोजीनियस जो एमआरएनए होती है उसमें से नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है, इंट्रॉन उनको निकाल देता है और एक्सोन को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में देखा उन्होंने कि एक्सोन को आपस में जोड़ा जा रहा है, इंट्रॉन को निकाला जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोटीन या कोई एंजाइम काम ही नहीं आ रहा। इसका मतलब आरएनए जो था वो खुद ही कैटालाइटिक एक्टिविटी का काम कर रहा था। तो ये जो है किसने देखा था, गिलबर्ट ने देखा था। और इन्होंने बताया कि ऐसा पहले हो सकता है, जब प्रकृति का निर्माण हुआ, जीवों का निर्माण हुआ, उस टाइम पे डीएनए की जगह आरएनए रहा होगा। इन्होंने क्या दिया फिर, कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ये जो टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड है ना, ये अलग अलग टर्म है। शब्द इसने दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड किसने दिया था, अलेक्जेंडर रिच ने 1962 के अंदर। ये अलग अलग टर्म है, अलेक्जेंडर रिच ने दिया था। एक ये है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के समर्थक कौन कौन थे, ठीक है ना। तो परिकल्पना में 1960 में कार्ल वोज, फ्रांसिस क्रिक एंड लेस्ली ऑर्जेल ने दिया था। दिया तो क्या था, ये समर्थक थे सभी, ठीक है ना। गिलबर्ट ने शब्द दिया और इन्होंने अलेक्जेंडर रिच ने क्या दिया था, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, कॉन्सेप्ट दिया था, और ये सभी इसके क्या थे, समर्थक थे। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन में से लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, और ये साइंटिस्ट सभी हैं जो आरएनए से रिलेटेड हमेशा पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने ऐड करने की आपके सामने कोशिश की है। आगे
आगे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मान लो कि आरएनए में कैटालाइटिक एक्टिविटी होने के कारण से आरएनए है एक एंजाइम के रूप में काम करता है। आरएनए किसके रूप में काम करता है? एक एंजाइम के रूप में काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राइबोजाइम भी कहा जाता है। राइबोजाइम, आरएनए राइबोज शुगर आरएनए से बना हुआ है और यहाँ पर एंजाइम के रूप में काम करता है, इसलिए टर्म है राइबोजाइम। और राइबोजाइम जो टर्म है ये किसे कहते हैं अपन? आरएनए जिनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है वो राइबोजाइम कहलाते हैं। वह आरएनए, आरएनए का मतलब सभी आरएनए, वह आरएनए जिसमें एंजाइम या कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती हो, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर के 2' OH ग्रुप पर फ्री होता है। ठीक है ना। आप राइबोज की यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो OH है यहाँ तो क्या होता है? फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसलिए, और यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी फॉस्फेट जुड़ जाता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन कोई भी सपोज वो जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है? इस प्रकार से चलता है आगे सीक्वेंस। यहाँ पे दूसरे वो आएगी शुगर। तो ये जो 2' जो शुगर है, 2' शुगर का जो 2' है इसके ऊपर OH ग्रुप ये क्या रहता है? फ्री रहता है, और ये कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है। इस कारण से आरएनए को राइबोजाइम के नाम से भी जाना जाता है। राइबोजाइम की डिस्कवरी यदि पूछा जाए इसके ऊपर वर्क किसने किया है तो सिडनी अल्टमान, एक तो ये था और एक था थॉमस ये चैक या सैक। ठीक है ना, सैक या सैक मान सकते हो, थॉमस सैक और कौन था? अल्टमान था, जिन्होंने किसके बारे में बताया था? राइबोजाइम के बारे में टर्म बताया था। दोनों ने अलग अलग काम किया था, है ना, दोनों ने अलग अलग जगह डिस्कवर किया था 1980 के आसपास, और फिर उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया 1989 के अंदर। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। कभी पूछा जाए आपको कि राइबोजाइम के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला था तो उसकी डिस्कवरी में अल्टमान और ये सैक को मिला था। आगे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि भाई लाइफ की जो ओरिजिन है वो कब हुई थी, तो ऐसा माना जाता है ओरिजिन जो लाइफ है वो कब हुई थी? 3.9 बिलियन ईयर अगो। देखो एक कॉन्सेप्ट और बताऊँ मैं आपको, जो इसका जियोलॉजिकल जो स्केल है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक एक दिन मैं लेके आऊँगा, अभी नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसको मैं हर चीज़ बताऊँगा आपको कि जियोलॉजिकल जो स्केल है वो क्या है, कितने कितने उसमें एरा है, एरा के अंदर कितने पीरियड्स हैं, कौन से पीरियड्स में कौन सी गोल्डन एज है, और कौन से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ था और कौन से ऑर्गेनिज्म विलुप्त हुए थे। वो सभी चीज़ें अपन एक अलग क्लास सेपरेट लेके आऊँगा इवोल्यूशन की, जिसके अंदर आपके पीरियोडिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होगा। ठीक है ना, वो अलग से देखेंगे अपन। यहाँ तो छोटे छोटे टर्म्स है। ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.9, प्रथम सेल जो बनी थी वो कौन सी थी? प्रोटो सेल थी, जिसे ईओबायोंट के नाम से भी जाना जाता है, जो अपन कल डिस्कस कर चुके थे। इवोल्यूशन टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दिया था तो यहाँ पे देखोगे हर्बर्ट स्पेनर। हर्बर्ट स्पेनर ने सबसे पहले इवोल्यूशन जो शब्द है उसको यूज में लिया था। फॉसिल्स स्टडी, ठीक है ना, जीवाश्म की स्टडी इवोल्यूशन में किसने की थी तो यहाँ पर आप देखोगे जॉर्ज क्यूवियर, जी क्यूवियर ने फॉसिल्स का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ फॉसिल्स, है ना। पैलियोंटोलॉजी इसे क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके फादर कौन है? क्यूवियर होते हैं। अपने कौन है? इंडिया के कौन है? बिरबल साहनी।